वफादार कुत्ता। लिब्राडोर नस्ल के एक कुत्ते का पालन पोषण कैलाश त्रिपाठी के घर में हुआ। सात्विक पंडित, एकदम शुद्ध शाकाहारी, 2 वक्त पूजा करने वाले, ज्ञानी और ज्ञानी। त्रिपाठी जी के लड़के सेना में ऑफिसर और सैनिक जो गाहे बगाहे आवश्यकता होने पर घर में आते रहते हैं। कुत्ता शरीर से मजबूत और दबंग था। त्रिपाठी जी उसे सुबह शाम 1 लीटर दूध उसके खाने के अलावा देते। मोहल्ले के सारे आवारा कुत्ते उसे अपना बास समझते थे। मोहल्ला का कोई कुत्ता ऐसा न था जो उसके सामने टिक पाता हो और वो बेखौफ हो बाहर निकलता। उसके बाहर निकलकर टहलने तक मोहल्ले के कुत्ते या तो उसकी नजर से ओझल हो जाते अथवा कुछ उससे मित्रता की ख्वाहिश लिए हुए उसके आगे पीछे घूमकर अपनी दुम हिलाया करते। वह भी उनको बगैर कोई तवज्जो दिए एकाध बार उन पर गंभीर निगाह डाल मस्ती से चहलकदम करता। त्रिपाठी जी का निवास स्थान गांव और शहर के मिलन सीमा के पास है। त्रिपाठी जी जब नहा धो पूजा करने की तैयारी में होते तो उस समय कुत्ता नाम बहादुर उनके पास जा उन्हें छूने की कोशिश करता तो वे चिढ़ जाते और खुदा न खास्ता कहीं उसने छू लिया तो छड़ी उठा अच्छी तरह से उसकी धुनाई करते और बड़बड़ाते कि बदमाश ने अशुद्ध कर दिया, कह फिर स्नान करते। इस प्रकार 2-3 बार की भरपूर प्रताड़ना के बाद बहादुर ने निष्कर्ष निकाल लिया कि नहाने के घंटा 1.5 घंटा पूजा करने तक उनके पास जाना आग से खेलने जैसा है। इसलिए पूजा के कमरे के बाहर डेहरी पर शांति से बैठ उनके क्रियाकलापों को पूजा समाप्ति तक निहारता रहता। रोज रोज पूजा में एक ही स्तुति सुनते सुनते बहादुर को जरूर वेह रट गई होगी। यदि उसके पास मानवीय जबान होती तो वह उनसे अवश्य कहता, मालिक बैठो स्तुति में सुना देता हूँ। लेकिन उसकी मजबूरी थी। पूजा के बाद थोड़ा सा प्रसाद भी त्रिपाठी जी उसके सामने रख लेते और कभी कभी ये भी कहते, खा ले तेरा अगला जन्म सुधर जाएगा। तो वे अपना चेहरा दाएं बाएं हिलाकर उन्हें भकुआ सा देखता रह जाता। त्रिपाठी जी ने बहादुर को अपनी तरह पूर्ण शाकाहारी बना दिया था। उनका मानना है कि पिछले जन्म में ये कोई पुण्यात्मा था तभी ब्राह्मण घर में इसका पालन पोषण हो रहा है। और यही नहीं, पीछे जन्म के संस्कार तो देखो, रोज बैठ पूजा का आनंद भी कितने शांति से लेता है। मांस वह उसे छूने न देते। वह बात अलग है कि उनके फौजी बेटे आते तो धीमे से बाहर ले जाकर उसे मांसाहार करा लाते। कभी कभी तो हल्का सा पिला भी देते। बहादुर की तो बल्ले बल्ले हो जाती। यह बात बहादुर और उनके लड़के के अलावा घर में कोई तीसरा न जानता। जब कभी फौजी बेटे आते तो बहादुर का मन खुशी से झूम उठता और उन्हें देख वे ऊंचे ऊंचे कूदने लगता। त्रिपाठी जी महसूस करते कि लड़कों को देख ही कुछ ज्यादा ही खुश होता है, लेकिन वजह उन्हें समझ में न आती। बहादुर अपनी प्रजाति में तेज दिमाग का था। घर में अगर पड़ोस नाते रिश्तेदार के बड़े बच्चे आते तो वे उनके साथ दोस्ताना न रखता। वह नहीं चाहता कि बच्चे नजदीकी ताल्लुक बना उसके बाल खींचे, कान उमेठे और उसे अप्रिय लगने वाली दूसरी हरकतें करे। अतः उसे छूते ही आक्रामक होते इससे गुराने भौंकने लगता और ऐसा करने से बच्चे पहले बार में ही डर कर उससे दूर भाग जाते तथा उसके साथ खिलवाड़ करने से डरने लगते। हाँ, अबोध बच्चों को वह पूरी छूट देता। वह उससे खेलते खेलते चाहे उसका बाल खींचे या उसके मुंह में हाथ डाल दे तो भी उन्हें कोई नुकसान न पहुंचाता, बल्कि उनके बहुत ज्यादा तंग करने पर खुद ही वह स्थान छोड़ दूर भाग जाता। एक दिन वह घर से बाहर चहलकदमी कर रहा था। उसके कई शागिर्द कुत्ते उसे थोड़ी दूरी बना अगल बगल उसके बाड़ी गार्ड के रूप में घूम रहे थे। इसी बीच गांव क्षेत्र का एक कुत्ता भूला भटका चला आया। इस नवंबर आगंतुक कुत्ते को देख सभी कुत्तों ने उस पर भूखकर अपनी नाराजगी दिखानी शुरू कर दी। कुत्तों का भी अपना अपना इलाका होता है और उसी इलाके तक उनका घूमना फिरना और रहना होता है। दूसरे इलाके में जाने का मतलब जैसे एक पाकिस्तानी बगैर पासपोर्ट के भारत में घुस आया हो। अतः कुत्ते उस नए कुत्ते की ओर उन्मुख हो गुराने लगे, मानो उससे ये कह रहे हो कि अरे मूर्ख देहाती कहीं का, तू शहर में हम शिक्षितों के बीच कैसे आ गया? तुझे तो ये भी नहीं पता है कि हम शहरी रोशनी की चकाचौंध में रहने वाले, बड़ी बड़ी मोटर देखने वाले, शादी विवाह स्थल में जाकर एक से एक प्लेट में पड़े जायकेदार माल चापने वाले, पक्की रोड पर टहलने वाले लोग हैं। और तू देहाती गवार फटीचर, चल भाग। और उसे दूर तक खदेड़ दिया और वह डरा सहमा अकेला पूरी जान लगा वहां से भागा। इसी उहापोह में त्रिपाठी जी ने बहादुर को आवाज दिया तो वह तुरंत त्रिपाठी जी के पास दौड़ा जा पहुंचा। त्रिपाठी जी उसे ले अपने घर के अहाते के अंदर चले गए। त्रिपाठी जी अगले दिन दोपहर को घर के पीछे एकांत कबाड़ के कमरे में कुछ घरेलू काम की चीज निकालने गए थे।
इस कमरे की दो छत से वे कुछ निकालने को वे एक प्लास्टिक के मेज पर अभी चढ़े ही थे, लेकिन ये क्या हुआ। मेज का एक पाया अचानक चरमरा कर टूट गया और त्रिपाठी जी सहसा धड़ाम से नीचे रखी पटिया पर गिर गए। उनको इतनी जबरदस्त चोट लगी कि उनका सर लहूलुहान हो गया तथा वे बेहोश हो गए। अचानक पोर्टिको में शांति से बैठे बहादुर को कुछ अनहोनी का आभास हुआ और वह बेचैनी से पीछे के कमरे की ओर भागा जहां त्रिपाठी जी बेहोश पड़े थे। बहादुर ने त्रिपाठी जी की नाजुक स्थिति देखी सुही और कुछ सोच समझ घर के प्रथम मंजिल जहां तिवरानी थी की ओर भागा। वहां पहुंच तिवरानी के समक्ष अपनी बेचैन मनोदशा का उन्हें एहसास कराता हुआ बार बार उनके धोती के पल्लू को खींच खींच कर कहीं चलने का उन्हें संकेत दे रहा था। पहले तो तिवरानी ने ऐसी हरकत पर उसे डांटा, लेकिन फिर भी उसके न मानने पर उन्होंने सोचा ऐसा तो ये कभी नहीं करता था, क्या बात है, चलो देखते हैं। यह सोच वह उसके साथ बोली। बहादुर उन्हें तेज गति से तिवारी जी के पास ले जाना चाहता था। तिवरानी जैसे तिवारी जी के पास पहुंची, उनकी दुर्दशा देख उनके तो होश ही उड़ गए। तेज छोड़कर उन्होंने सहायता की गुहार की। उनका शोर सुन अगल बगल वाले इकट्ठे हो गए और आनन फानन तिवारी जी को गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने फटाफट तिवारी जी का इलाज किया और उन्होंने ये बताया कि 10 मिनट और देर होती तो शायद तिवारी जी न बच पाते। यद्यपि उनको पूर्व अवस्था में लाने हेतु करीब 1 वर्ष तक उनकी दवा चलती रही। करीब 1 हफ्ते बाद तिवारी जी अस्पताल से घर पहुँचे। पट्टी अभी भी सर में बंधी थी, किंतु अब वे संज्ञा शून्य थे। मोहल्ले नाते रिश्ते के लोग तिवारी जी का खैर मर्दम करने आ जा रहे थे। पूछने पर उन्हें तिवारी जी आप बीती सुनाते। तिवरानी जी बहादुर की भूमिका और डॉक्टरों की बातें तिवारी जी को बता रही थी। पति पत्नी बहादुर के लिए भावुक हो रहे थे। पलंग पर लेटे लेटे तिवारी जी कह रहे थे कि आज इसने हमारे खाए नमक की कीमत अदा कर दी, और यह सुन पास बैठे बहादुर के सर को तिवरानी सहलाने लगी। आदमी तो वफादारी से सीखे। इतने में ही तिवारी जी का एक लड़का जो कश्मीर में तैनात था पिता को देखने आ पहुंचा। उसे देखते ही बहादुर अपने तरीके से आवाज निकाल अपनी प्रसन्नता जाहिर कर उनके ऊपर उछलकर चढ़ने लगा। उसे पता था कि भैया आए हैं, अब चुपके से उसे मांस खिलाने ले जाएंगे, मजा आ जाएगा। सोच रहा था इस दौरान भैया अगर एक आध पेग भी चढ़वा देते तो मजा ही कुछ और हो जाता। मैं तो मैया का बेसब्री से इंतजार करता हूँ, लेकिन भैया है कि जल्दी आते ही नहीं। इस समय बेटे बहादुर के मांस खाने और शराब पीने की बात यदि पिता को बता भी देते तो वे उसे कुछ न कहते। उसकी वफादारी के कारण सबकी आत्मा खुश थी। उसके 100 खून भी इस समय माफ होते।